हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में। क्या पढ़ रहे थे? वनस्पति जगत। वनस्पति जगत कह दो या पादप जगत कह दो। पादप जगत के या वनस्पति जगत के हमने क्या देखे थे? दो प्रकार देखे थे। कौन कौन से? एक तो था आपका क्रिप्टोगैमस और एक क्या था? फिनेरोगैमस। ठीक है। जो क्रिप्टोगैमस था वो फिर से क्या तीन भागों में विभाजित था। या क्रिप्टोगैमस क्या है कि बीज रहित पादप। कैसा? बीज रहित पादप। तो इनके तीनों जो प्रकार है वो कैसे होंगे? बीज रहित पादप होंगे। यानी कि कौन कौन सा? एक आपका थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है। फिर हमने क्या फिनेरोगैमस के अंदर क्या देखा था या फेनरोगैमस के अंदर क्या देखा था कि ये दो प्रकार के होते हैं, ये बीज युक्त। ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आवरण रहित बीज और एंजियोस्पर्म के अंदर क्या था? आवरण युक्त बीज। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? जो क्रिप्टोगैमस है उनके तीन प्रकार थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में हमने थेलोफाइटा पढ़ लिया था कि थेलोफाइटा के अंदर क्या है? सभी के सभी सेवाल रखे गए और इन सेवालों को फिर से तीन भागों में बांटा गया था। आपका कौन कौन सा था? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्रम से याद रखना, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। देखो क्रम नहीं पूछेंगे लेकिन क्या है आप लोगों को याद रखना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैंने किस तरह से बताया कि आधुनिकतम तथा प्राचीनतम कौन है। ठीक है। तो आज हमारा फिर वो नेक्स्ट आता है कौन सा? क्रिप्टोगैमस का ब्रायोफाइटा। ठीक है। तो आज हम ब्रायोफाइटा की चर्चा करेंगे। ब्रायोफाइटा के अंदर क्या है कि देखो सबसे पहले तो इनके सामान्य लक्षण देखते हैं। ठीक है। कि ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया? रॉबर्ट ब्रोन ने। किसने दिया? रॉबर्ट ब्रोन ने। ब्रोन यानी ब्रायोफाइटा से क्या हो जाएगा? ब्रोन। ठीक है। याद रखना इस शब्द ब्रायोफाइटा को किसने दिया? रॉबर्ट ब्रोन ने। ठीक है। ये हम क्रम से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने सबसे पहले थेलोफाइटा पढ़ा, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। क्यों? क्योंकि एक पादप जगत कह दो या वनस्पति जगत, इनका विकास कैसे हुआ है। देखो सबसे पहले कौन आए? पादप जगत में थेलोफाइटा आए। थेलोफाइटा में यदि पूछें तो सबसे पहले कौन आए? कौन आए? रोडोफाइसी, जो क्या प्राचीन शैवाल थे। फिर आपके फियोफाइसी, फिर क्लोरोफाइसी, उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है। इस तरह से क्या होता है? पादपों का विकास होता है। ठीक है। तो रॉबर्ट ब्रोन और इसके अध्ययन को बोला जाता है ब्रायोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? ब्रायोलॉजी। देखो फिर देखो ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? हेडविग। कौन है? हेडविग। ब्रायोलॉजी के जनक कौन? हेडविग। इसको कैसे याद रखें तो मैं बता देता हूँ। ब्रायोलॉजी से आप याद रखो बाल। यदि आपके बाल नहीं होंगे किस पे? हेड पे बाल नहीं होंगे तो आप क्या लगाओगे? विंग। क्या लगाओगे? विंग। यानी हेड पे बाल नहीं है, बाल यानी ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा या ब्रायोलॉजी के जनक हेड विंग। ठीक है। अब देखो भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक, ये तो देखो पूरे विश्व का है। अब देखो भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? शिवराम कश्यप। कौन है? शिवराम कश्यप। याद रखना, पूछा जा चुका है और पूछ भी सकते हैं। पहाड़ियां, तो ये पाए कहाँ जाते हैं? अब ये देखो कि ब्रायोफाइटा है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके पहाड़ियों, सीलन वाले, नमी वाले स्थान पर क्या पाए जाते हैं? कैसे पाए जाएंगे? जैसे देखो पहाड़, मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से कि ये आपका पहाड़ है, इसके बीचों बीच यहाँ से जैसे है ना क्या जा रही है? पानी, पानी गिर रहा है। क्या गिर रहा है? पानी गिर रहा है। तो इनके पास में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? इस जल तथा स्थल दोनों के पास में पाए जाएंगे। तो पहाड़ियों पे पाए जाएंगे और कहाँ? सीलन यानी नम भरे जो नमी वाले स्थान हैं। ठीक है। जहां पर क्या हो? पानी की मात्रा हो। ठीक है ना, वहां पाए जाते हैं। यानी नमी वाले स्थान तथा सीलन भरे या छायादार स्थानों पर ये क्या पाए जाते हैं? ब्रायोफाइटा पाए जाते हैं। अब देखो इसको है ना, ब्रायोफाइटा को स्फियोफाइट भी कहते हैं, स्कियोफाइट, स्फियो नहीं स्कियोफाइट भी कहते हैं। याद रखना स्कियोफाइट किसे कहते हैं कि ऐसे ब्रायोफाइट जो पहाड़ियों, सीलन और नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्कियोफाइट कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसको बोला जाता है पादप जगत के उभयचर। पादप जगत का उभयचर याद रखना। कैसे? जैसे मैंने यहाँ क्या बताया, ये कहाँ पाए जाते? ये जल है और ये क्या है? स्थल। तो यहाँ पे इस तरह से इसके पास पास में पाए जाएंगे, स्थल तथा जल दोनों पे। ठीक है। देखो यहाँ जल के भी संपर्क में है और यहाँ स्थल के भी संपर्क में। ये क्या है? स्थल और ये क्या है? जल। यानी जल और स्थल दोनों के संपर्क में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पादप जगत के उभयचर। अब देखो जंतु जगत का उभयचर किसे कहते हैं? जंतु जगत के उभयचर आते हैं जैसे मेंढक। मेंढक
क्या है, उभयचर प्राणी है। ठीक है, मैं बता दूं ये कैसे उभयचर में आता है, एम्फीबिया, एम्फीबिया वर्ग, ठीक है ना। और इसको भी उभयचर को बोलते हैं एम्फीबिया, या ऐसे भी आ सकता है कि पादप जगत के एम्फीबिया कौन है, एम्फीबिया कौन है, तो याद रखना कौन है, आपके ब्रायोफाइटा है। ठीक है, तो किस तरह, जैसे मेंढक है, मेंढक क्या करता है कि रहता तो ये स्थल पर है, कहाँ, स्थल पर भी रहता है और जल में भी रहता है, लेकिन ये ज्यादातर क्या है, स्थल पर रहता है। और क्या है, निषेचन के लिए कहाँ जाता है, निषेचन के लिए ये जल में जाता है, यानी जो जल है इसका निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी, जल के अंदर होती है, स्थल पर नहीं होती है। ठीक है, तो देखो ये इसलिए ये मेंढक उभयचर कहलाते हैं। वो कहाँ, वो ही सेम ये है पादप, इस पादप जगत यानी ब्रायोफाइटा के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि ये स्थल पर आए थे, ये आए तो सबसे पहले क्या, स्थल पर आए थे, किंतु लैंगिक जनन के लिए, क्या है, निषेचन के लिए या लैंगिक जनन के लिए कहाँ, जल पर निर्भर है, कहाँ, जल पर निर्भर है। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि क्या इसको हम पूर्ण रूप से स्थलीय पादप कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि ये जल पर क्या है, निर्भर है, डिपेंड है जल पर। यदि जल नहीं होगा तो इसका जीवन नहीं होगा। ठीक है, यानी इसको जल में जाना ही पड़ेगा लैंगिक जनन के लिए। ये क्या, यह पूर्ण स्थलीय पादप है, यह पूर्ण स्थलीय पादप नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जल पर निर्भर है, किसके लिए, लैंगिक जनन के लिए। ठीक है, और सहवन उत्तक इसमें नहीं पाए जाते। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्या ब्रायोफाइटा में सेवन उत्तक कह दो या जाइलम फ्लोएम कह दो, कि क्या इस ब्रायोफाइटा के अंदर जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते, नहीं पाए जाते। इसीलिए तो ये क्या है, जल पर निर्भर है, और जल पर एक लैंगिक जनन करने के लिए भी निर्भर है। ये हम पूरी इसकी लैंगिक जो विधि है वो पढ़ेंगे पीडी एकांतरण के अंदर। तो देखो इसका शरीर, अब देखो इसका शरीर कैसा होता है। हमने उससे पहले क्या देखा, थेलोफाइटा, थेलोफाइटा का शरीर कैसा था, याद करो, थैले से कैसा था, थैलेनुमा यानी थैलस संरचना थी। तो क्या इसका शरीर भी थैलसनुमा है, हाँ, इसका शरीर भी कैसा है, थैलसनुमा है, थैलस शरीर है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, तो याद रखो, ये देखो ये थैला बना दिया मैंने, इसमें क्या इस तरह से कुछ संरचनाएं होती है, हालांकि ये जड़ नहीं होती है, मूल नहीं होती है, लेकिन इस तरह से ये क्या है, संरचना निकली होती है, मूल जैसी संरचना। तो इसलिए इसको नाम दे दिया है मूल सम, मूल सम संरचना। और ये तने के समान है तो इसलिए तना सम संरचना। और हालांकि ये पर्ण नहीं होती है, लेकिन ये पर्ण जैसी संरचना इस तरह से निकली है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पर्णसम संरचना। ठीक है, पर्ण नहीं है, पर्णसम संरचना कहेंगे। तो ये है इसका शरीर। ठीक है, अब देखो, अब ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा का जो जीवन चक्र है वो पीडी एकांतरण प्रकार का होता है। देखो पीडी एकांतरण क्या होता है मैं बताती हूँ। पीडी एकांतरण होता है कि एक पीडी, जैसे एक है युग्म उद्भिद पीडी, ठीक है, और एक है बीजाणुद्भिद पीडी। ठीक है, एक कौन सी युग्मकोद्भिद पीढ़ी है और एक आपकी क्या है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी है। ये क्या होती है, अगुणित होती है। अब अगुणित का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया है, फिर भी थोड़ा दोहरान कर देती हूँ कि इसमें क्या है, गुणसूत्रों की संख्या जो है अगुणित होती है। जैसे अपन में क्या है 23 23 46, यानी एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, इसके अंदर क्या है डीएनए है, और इसके अंदर डीएनए से बनी जो संरचना गुणसूत्र है वो गुणसूत्र क्या है, जोड़े में न होकर सिंगल होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये कैसी हैं, अगुणित है। और बीजाणुद्भिद कैसी होती हैं, द्विगुणित। ठीक है, 2 होती है, द्विगुणित। अब देखो ये क्या है कि इस ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में एक तो पीढ़ी ये आएगी, इसके जस्ट बाद में ये आएगी, फिर ये आएगी, इस तरह से ये क्या है, एक चक्कर है जो पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन होना, वो पीढ़ी एकांतरण है। तो इसको हम डिटेल से देखते हैं किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये क्या है, जल, ठीक है, और ये है आपका स्थल। ये जल है और ये क्या है, स्थल है।
ठीक है। अब ये यहाँ इस स्थल के क्या है, पास में पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, जल और स्थल दोनों के पास में पाए जाते हैं, इसीलिए तो इसको क्या उभयचर भी कहते हैं पादप जगत के। ठीक है, इसके ऊपर ये लो, ये पत्ती संरचना और ये मूल संरचना। अब देखो ये क्या है, ये है आपके ब्रायोफाइट्स। ये क्या है, ब्रायोफाइट्स है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, यानी सबसे पहले ये जो मुख्य जो पादप है, मुख्य पादप शरीर, ये जो मुख्य पादप शरीर है ये कैसा होगा, अगुणित, यानी कैसा होगा, युग्म कोदभिद। कैसा होगा, युग्म कोदभिद। ठीक है, ये कैसा है, युग्म कोदभिद है, यानी कि इनकी जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर क्या है, अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मादा कोशिकाएं भी पाई जाती हैं और क्या है आपके नर कोशिका, यानी मादा जननम तथा ये क्या है, नर जननम। ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर मादा जननम हो गया और ये क्या हो गया, नर जननम। जैसे हमने पुष्प के अंदर क्या देखे थे, पुमंग तथा जायांग देखे थे। जायांग क्या था, मादा जननम, और पुमंग क्या था, नर जननम। ठीक है, वैसे ही ये इसके अंदर भी क्या है, मादा जननम हो गया और ये क्या हो गया, नर जनन अंग हो गया। ठीक है, तो मादा जनन अंग है, मादा लैंगिक जनन अंग, उसको हम क्या कहते हैं, स्त्रीधानी, और जो नर लैंगिक जनन अंग है उसको हम क्या कहते हैं, पुंधानी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जैसे कोशिका है, ठीक है, ये आपकी मादा और ये हो गए नर। ठीक है, ये नर और ये मादा। अब इसमें मेरे को बताओ, इसमें होगा समसूत्री विभाजन। तो देखो समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ जो बनेगी, यहाँ जो कोशिकाएं बनेगी, इनसे वो कैसी होगी, अगुणित होगी या फिर द्विगुणित। देखो समसूत्री है, समसूत्री विभाजन में कैसी होगी, अगुणित। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब हम कोशिका विभाजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो तब पढ़ेंगे कि समसूत्री विभाजन में क्या है, मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है एक पुत्री कोशिकाओं में। ठीक है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या है कि गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की संख्या की आधी रह जाती है। कहने का अर्थ है कि यहाँ जो गुणसूत्र है वो यहीं रहेंगे, और लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होगा इसमें क्या होगा, यहाँ यदि 2 हन है तो यहाँ क्या है, अन हो जाएगी, यानी संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो याद रखना यहाँ कौन सा विभाजन हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो इसके द्वारा क्या बन जाएगा, इसके द्वारा बन जाएगा मादा के द्वारा मादा जननम, यानी कि ये क्या बना लेगा, अंड। ठीक है, और ये क्या, नर जननम से इससे क्या बन जाएगा, इससे आपका बन जाएगा पुमंग। ठीक है, ये 2 कोशिकाएं और ये यहाँ आ गई, कहाँ आ गई, पानी पे आ गई, जैसे दोनों कोशिकाएं। ठीक है, इस पानी यानी इस जल में आ गई। ठीक है, इस जल में क्या होगा, इस जल में होगा निषेचन। क्या है, निषेचन, और इस निषेचन के थ्रू ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा युग्मनज। क्या बन जाएगा, युग्मनज। ठीक है, देखो ये युग्मनज कैसा होगा, द्विगुणित। कैसा होगा, द्विगुणित। ठीक है, क्या इतनी बात कर... चलिए तो मैं इसको दोबारा से बता देती हूँ आपको, इस तरह से है ये। देखो ये हमारा क्या है, स्थल, ये क्या है, स्थल, और ये क्या पाया जाता है, यहाँ जल। ठीक है, जैसे पहाड़ों, जैसे माना ये पहाड़ है, इस पहाड़ से क्या गिर रहा है, जैसे जल नहीं गिर रहा क्या, जैसे जल गिरता है ना तो इधर भी स्थल और इधर भी स्थल। ठीक है, और ये बीच में क्या है, ये है आपका जल। ठीक है, देखो यहाँ इसके जल और स्थल के एकदम कोने पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ ये है आपके ब्रायोफाइट। क्या है, ब्रायोफाइट। और याद रखना, भूल मत जाना, इसका जो मुख्य पादप शरीर होता है वो कैसा होता है, युग्म कोदभिद। कैसा होता है, युग्म कोदभिद। ठीक है, युग्म कोदभिद का अर्थ है कि यह अगुणित पीढ़ी होती है। ठीक है ना, कैसी, अगुणित, यानी गुणसूत्रों का जो सेट है वो द्विगुणित नहीं होता है, अगुणित होता है। ठीक है, कैसे कि एक कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है,
हालांकि अपन कोशिका वाले चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि ये आपका केंद्रक है। इस केंद्र के अंदर किसका जाल पाया जाता है? किसका? डीएनए का। जब डीएनए के धागे द्विसूत्र यानी गुणन कर लेते हैं तो वो क्या होते हैं? दो, एक गुणसूत्र बनता है। यानी दो जब लेयर होती है तो वो जैसे इस तरह से गुणसूत्रों का जो सेट, जैसे अपन में कितने 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने 23 के जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, यानी एक क्या है? अर्ध गुणसूत्र है, तो क्या है आपके 23, ये 23 इधर से। उसी तरह से इसके अंदर द्विगुणित नहीं होते हैं, सिंगल सेट होता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। तो ये ब्रायोफाइट पाए जाते हैं। ठीक है ना। इस ब्रायोफाइट के अंदर क्या है? जैसे ये पादप का मुख्य शरीर है। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ। देखो इसके अंदर ये क्या है? ये हो गई माना आपकी मादा जनन अंग, मादा लैंगिक अंग। ठीक है, जैसे यहां मैं दूसरे इस कलर से बना रही हूं, ये है आपका नर जनन अंग, नर लैंगिक अंग। ठीक है, देखो मादा लैंगिक अंग किसे कहते हैं? स्त्रीधानी। याद रखना, नाम याद रखना। मादा जनन अंग क्या कहलाता है? स्त्रीधानी। और नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुधानी कहलाता है। क्या कहलाता है? पुधानी। ठीक है, देखो अब इनके बीच में क्या होगा? ये कैसे हैं? अगुणित है। ये कैसी कोशिकाएं हैं? अगुणित। क्योंकि इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती है वो कैसी है? अगुणित। क्यों? क्योंकि इस पूरे का शरीर ही कैसा है? युग्मकोद भी अगुणित है। ठीक है, तो ये अगुणित है। अब देखो इन दोनों में क्या होगा? इसमें होगा समसूत्री विभाजन। क्या होगा? समसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या होगा? समसूत्री विभाजन। देखो अपन आगे पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन क्या होता है कि समसूत्री के अंदर जो पुत्री कोशिकाएं बनती है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मातृ कोशिका के समान होती है, और जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या है? गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, मातृ कोशिका से आधी रह जाती है। बस यहाँ इतना ही याद रखो, बाकी हम डिटेल से कोशिका विभाजन वाले के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए अब ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी मादा लैंगिक अंग क्या बनाएगी? अर्धसूत्री विभाजन करके अंड कोशिका बनाएगी। क्या बनाएगी? अंड कोशिका। और नर लैंगिक क्या है? समसूत्री विभाजन करके क्या बनाएगी? आपका पुमंग। ये अपन ने कहाँ पढ़े थे? एक पुष्प वाले चैप्टर के अंदर पुष्पी आवर्त बीजी पादपों की आकारिकी देखी थी, वहां हमने पढ़े थे कि नर लैंगिक अंग क्या बनाते हैं? पुमंग। और वहां हमने जयांग देखा था, उसमें अंड कोशिका देखी। तो मादा लैंगिक अंग क्या है? अंड की समसूत्री विभाजन करके क्या बना लिया? अंड कोशिका। और नर लैंगिक अंग क्या कर लिया? पुमंग। जैसे देखो यहाँ माना यहाँ बन गया, नर से क्या बन गया? पुमंग। और मादा से क्या बन गया? अंड कोशिका। ठीक है, अब ये क्या होंगे? अब ये आ जाएंगे इस जल के अंदर, दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे? इस जल के अंदर। जैसे ये आ गया और क्या है? इधर आपका पुमंग आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में क्या होगा? संलयन होगा। दोनों में संलयन होकर दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इन दोनों में क्या होगा? निषेचन कह दो या संलयन कह दो, निषेचन। ठीक है, तो ये क्या बना लेंगे? युग्मनज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? युग्मनज। कि जब नर व मादा कोशिका संलयन करती है उसके बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और वो युग्मनज कैसा होता है? वो होता है द्विगुणित। वो कैसा होता है? संलयन हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ अन और अन जुड़कर क्या हो जाएंगे? 2 अन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कोशिकाएं बन गई 2 अन। ये क्या बन गया? युग्मनज बन गया, 2 अन बन गया। ठीक है, अब देखो अब ये क्या करेगा? ये यहाँ आ जाएगा स्थल पर। कहाँ आ जाएगा? स्थल पर। और अब इस युग्मनज में क्या होगा? बारंबार विभाजन होगा। देखो जहां हमने भ्रूण देखा था, बीजांड याद आ रहा है का? कि अपन ने जयांग, कुछ आ रहा है ना याद? कि अपन ने क्या पढ़ा था? जयांग। जयांग और जयांग के अंदर क्या है? जयांग और पुमंग। जयांग के अंदर अंड कोशिका थी। उस अंड कोशिका का जब परागकण आया था तो परागकण आगे क्या है? नर केंद्रक थे 2, एक नर केंद्र का संलयन हो गया था अंड कोशिका से। फिर क्या बना लिया था? युग्मनज बनाया था। फिर उसके अंदर क्या है? बारंबार विभाजन हो रहा था, कई सारी कोशिकाओं का निर्माण हुआ। फिर उससे क्या है? मूलांकुर तथा परांकुर बने थे। वो एक अपन ने जो एंजियोस्पर्म का पादप है उसके अंदर देखा था। लेकिन ये क्या है? निम्न कोटि का पादप है। ठीक है,
अंतर इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। देखो अब इसके अंदर क्या है, क्रिया वही होगी, संलयन होगी। जैसे ये क्या बन गया, युग्मनज बन गया। इसमें क्या होगा, विभाजन होगा। तो इस तरह से ये क्या बनाएगा, बार बार क्या है, कोशिकाएं विभाजित करके बनाता जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया और यहाँ आकर क्या बना लेगा, इस तरह से बार बार लगातार क्या है, विभाजन करता जाएगा। ठीक है, अब इसको कहेंगे हम बीजाणुद्भिद। याद रखना, भूल मत जाना कि युग्मनज से किसका निर्माण हो रहा है, बीजाणुद्भिद का। किसका निर्माण हो रहा है, बीजाणुद्भिद का। ठीक है, किसका निर्माण हो गया, बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद कैसा होता है, द्विगुणित। देखो ये क्या है, यहाँ युग्मनज जो बना वो द्विगुणित है। जब द्विगुणित के अंदर ही जब विभाजन होगा तो उसके अंदर क्या है, वो भी कैसा होगा, बीजाणुद्भिद की कोशिकाएं भी कैसी होगी, 2n यानी द्विगुणित होगी। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर? नहीं तो एक बार और दोहराती हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, ये क्या है, ब्रायोफाइट। ये ब्रायोफाइट कहाँ पाए जाते हैं, स्थल और जल दोनों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, स्थल पर भी होते हैं और जल पर भी होते हैं, यानी ये जल पर निर्भर रहते हैं। किसके लिए, लैंगिक जनन के लिए। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, सहवन उत्तक नहीं पाए जाते, इसलिए ये जल कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए भी क्या करते हैं, इस जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, जल पर निर्भर रहते हैं। अब देखो इस पादप, इसका जो पादप शरीर है वो कैसा होता है, युग्म कोदबिद होता है। कैसा होता है, युग्म कोदबिद होता है, यानी अगुणित होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एक मादा लैंगिक अंग है और एक क्या है, नर लैंगिक अंग है। ठीक है, जो मादा लैंगिक अंग है उसको हम स्त्रीधानी और जो नर लैंगिक अंग है उसको हम क्या कहते हैं, पूधानी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों की कोशिकाओं में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा कि मादा लैंगिक अंग में समसूत्री विभाजन होकर क्या बनाएगी, अंड कोशिका, और नर लैंगिक अंग में समसूत्री विभाजन होकर क्या बनाएंगे, पुमंग। ठीक है, तो इस तरह से ये अंड और पुमंग बन गए। फिर ये अंड और पुमंग कहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ से झड़ के कहाँ आ जाएंगे, इस जल के अंदर आ जाएंगे। और इस जल के अंदर आने के बाद देखो ये क्या होता है, याद रखना, ये जो पुमंग जो होता है ना वो चलायमान होता है। क्या होता है, चलायमान। ठीक है, अब आप पूछोगे कि यहाँ से झड़े, क्या पता ये थोड़ा उधर गिर गया और ये दूसरा इधर गिर गया होगा। ठीक है, तो याद रखना चलायमान कौन होता है, जो आपका पुमंग है वो चलायमान होता है। और अंड कैसा होता है, अचलायमान। ठीक है, अचलायमान होता है, यानी ये चल नहीं सकता, और जो पुमंग है वो चल सकता है। तो पुमंग चलकर कहाँ आ जाएगा, इस अंड कोशिका के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर इन दोनों में संलयन होगा, निषेचन होगा, तो क्या बना लेंगे, ये युग्मनज बना लेंगे। ठीक है, फिर ये युग्मनज का क्या होगा, ये युग्मनज यहाँ इस स्थल पर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, इस स्थल पर आ जाएंगे। इस स्थल पर आकर क्या है, इसमें बार बार क्या होगा, लगातार विभाजन होगा, और विभाजन के द्वारा क्या बना लेंगे, ये बीजाणुद्भिद बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे, एक बीजाणुद्भिद, जो क्या है, एक प्रकार की दूसरी पीढ़ी है। पहली क्या थी, युग्मकोद्भिद पीढ़ी थी, इसका मुख्य पादप शरीर, और फिर इसके बीच में जो एक पीढ़ी है इसका क्या नाम है, बीजाणुद्भिद। अब हम देखेंगे कि इस बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद कैसे बनता है। देखो इसको क्या करना है, लैंगिक जनन करना है, अपने जैसी संतान उत्पन्न करनी है। ठीक है, अपने जैसा पादप शरीर नया उत्पन्न करना है। तो देखो इस दौर से गुजरेगा ये। ठीक है, तो ये तो इसका माध्यम है बीजाणुद्भिद के अंदर आने का। अब इसको बनाना क्या है, अपने जैसा नया शरीर बनाना है। ठीक है, तो वो हम प्रक्रिया देखते हैं कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी वापिस युग्मकोद्भिद पीढ़ी में कैसे परिवर्तित होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ बता देती हूँ। अब देखो यहाँ ये है, इसके पास क्या होगा, एक दूसरा भी होगा, मैं बढ़ा करके दिखा देती हूँ। ये क्या है, ये ब्रायोफाइट है, यानी कि दूसरा, जैसे ये बना है ना, ये दूसरा है। ठीक है, अब देखो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो बीजाणुद्भिद है, इस बीजाणुद्भिद के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती। ये क्या नहीं कर सकती, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती। ठीक है, ये क्या नहीं कर सकती, प्रकाश संश्लेषण नहीं करके अपना भोजन नहीं बना सकती। कौन, ये बीजाणुद्भिद पीढ़ी। यहाँ युग्मकोद्भिद, हाँ ये स्वयं भोजन बनाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट यानी इस कोशिका के अंदर ऐसी संरचना नहीं पाई जाती है जिसके द्वारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके वो क्या बना ले, भोजन। ठीक है, अब एक देखो, एक तो इसको भोजन की जरूरत है, दूसरा इसको रहने के लिए आवास चाहिए।
क्या चाहिए, इसको आवास चाहिए, यानी इसको क्या चाहिए, एक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन चाहिए और एक क्या चाहिए, आवास चाहिए। किसको, इस बीजाणुद्भिद को। तो ये बीजाणुद्भिद क्या करेगा, ये बीजाणुद्भिद आकर इसके ऊपर चिपक जाएगा, जो दूसरा ब्रायोफाइट है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आकर चिपक जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आकर ये क्या हो गया, चिपक गया। अब देखो, सबसे पहले तो मैं इसकी संरचना बता देती हूँ बीजाणुद्भिद की कैसी होती है। पूछा जाता है, याद रखना, इस तरह से देखो, इसके अंदर क्या है, कोशिकाएं, इसके अंदर क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, जो कैसी होती है, टू वन, सबकी सब कैसी होती है, टू वन, यानी द्विगुणित होती है। याद रखना, पूछा जाता है बहुत बार कि बीजाणुद्भिद की कोशिकाएं या बीजाणुद्भिद कैसा होता है, कैसी होती है, टू वन, द्विगुणित कोशिका होती है। युग्मकोद्भिद कैसी होती है, अगुणित कोशिकाओं का समुच्चय होता है। ठीक है, अब देखो, सभी के सभी इसके अंदर सबके पास है। ठीक है, अब देखो, ये बंटा हुआ है 3 भागों में। ये जो नीचे वाला आधार भाग है इसको बोला जाता है पाद। ठीक है, और ये जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिख रहा है इसको बोला जाता है सीटा। क्या बोला जाता है, सीटा। और ये जो ऊपर बड़ा भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं कैप्सूल। इसको क्या बोला जाता है, कैप्सूल। याद रखना, बीजाणुद्भिद जो है वो 3 भागों में डिवाइडेशन होता है। कौन कौन सा, ऊपर का भाग कैप्सूल, फिर ये सीटा और नीचे की तरफ क्या है, पाद। ठीक है, अब देखो, अब ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है बीजाणुद्भिद, बीजाणु मातृ कोशिका। क्या बोला जाता है, बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, तो अब ये यहां आकर क्या करेगा, एक तो ये जो ब्रायोफाइट है इससे क्या करेगा, भोजन लेगा, और दूसरा इससे क्या करेगा, आवास प्राप्त करेगा, यानी रहने के लिए आवास। इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, परजीवी नहीं कह सकते। कि देखो, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, हम पढ़ते हैं कि परजीवी किसे कहते हैं, कि जो भोजन तथा आवास के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, बीजाणुद्भिद कोशिका क्या है, एक प्रकार की बीजाणुद्भिद क्या है, परजीवी है। ठीक है, तो ये क्या है, परजीवी है, और इससे क्या करेगा, भोजन प्राप्त करेगा, और साथ में इससे क्या करेगा, आवास प्रदान करेगा। ठीक है, अब देखो, इन बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो ये कैसी थी, 2 थी। ठीक है, अब ये विभाजन करके कैसी कोशिकाओं का समूह बनाएगी, अगुणित कोशिका। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो अब जो ये कोशिकाएं बनेगी इसको हम कहेंगे बीजाणु। ये क्या बनाएगी, बीजाणु। ठीक है, इसके अंदर यानी कि कोशिकाएं पाई जा रही है, ये क्या है, जैसे मैं इसको डैश डैश से दिखा रही हूँ, ये क्या बन रही है, बीजाणु। ठीक है, ये लगातार विभाजन करती जाएगी। ठीक है ना, तो क्या बना लेगी, ये बीजाणु बना लेगी। जैसे ये देखो, इसका कैप्सूल भर जाएगा, जैसे यहाँ है ये क्या है, ये एक कोशिका है, इससे अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये क्या, कई सारी क्या बना ली, बीजाणु बना लिए, यानी अगुणित कोशिकाएं बना ली, जो क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, बीजाणु। अब देखो, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, क्या इसकी भित्ति फटेगी, नहीं फटेगी, जिसको हम भरते जाएंगे, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर पानी भरते जाओ, कभी तो वो फटेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से फट जाएगा, और फटने के बाद जो बीजाणु है वो क्या है, बाहर निकल जाएंगे। बीजाणु क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, यानी ये कहाँ आ गए, ये बीजाणु आ गए यहाँ, कहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए बीजाणु। ठीक है, कैसे कि इस बीजाणुद्भिद कोशिका के अंदर क्या हुआ, इस बीजाणु मात्र कोशिका है, ये जो द्विगुणित थी, इसके अंदर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बने, बीजाणु बने। और वो बीजाणु क्या है, इस कैप्सूल के फूटने पर, स्फुटित होने पर वो बीजाणु क्या है, बाहर निकलकर कहाँ आ गए, स्थल पर आ गए। अब देखो, ये कहाँ आ गए, इस स्थल पर आ गए, और इस स्थल पर आकर यहाँ अंकुरित होकर क्या बना लेंगे, युग्मकोद्भिद। क्या बना लेंगे, युग्मकोद्भिद। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है, ये क्या बना लिया, इस मातृ पादप शरीर के जैसा का जैसा एक नया पादप बना लिया। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई।
अब देखो नहीं आई तो यहाँ जो लिखा हुआ है मैं वापिस से समझा देती हूँ। देखिए मुख्य पादप शरीर, माना ये क्या है, मुख्य पादप शरीर है किसका, ये आपके ब्रायोफाइट का। ये कहाँ पाया जाता है, ये यहाँ पाया जाता है, किस पे, स्थल और जल के बीच में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, इस मुख्य पादप शरीर, ये युग्म कोदविद है यानी कि अगुणित है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक नर लैंगिक अंग और एक मादा लैंगिक अंग। इतनी बात क्लियर। नर लैंगिक अंग को पुंदानी और मादा लैंगिक अंग को क्या कहते हैं, स्त्रीधानी, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिसके फल स्वरूप क्या बनेगा, पुमंग तथा अंड का निर्माण होगा, जो कैसे होंगे, अगुणित होंगे। अब देखो ये जैसे ये एक मात्र कोशिका थी, इससे क्या बन गए, ये दो बन गए, एक नर और एक मादा, यानी एक पुमंग और एक क्या बन गया, अंड। जब इन दोनों का संलयन होगा तो अन इसमें था, अन इसमें था, इन दोनों का क्या हो गया, संलयन हो गया। क्या बना लिया इन्होंने, युग्मनज। क्या बना लिया इन्होंने, युग्मनज बना लिया। चलायमान, जैसे मैंने लिख रखा है कि नर युग्मक जो होता है वो कैसा होता है, चलायमान होता है, और जो अंड है वो क्या है, अचल होता है। ये कहाँ है, इस जल के अंदर है, और जल के अंदर दोनों ने क्या कर लिया, संलयन कर लिया। अब देखो ये जो युग्मक ये क्या बन गया, एक कोशिका बन गई। देखो संलयन जो होता है ना वो क्या होता है कि जैसे ये कोशिका, ये एक ये दोनों ऐसे मिले और ये एक दोनों मिलकर क्या है, एक कोशिका, बाहर की कोशिका बना लेंगे। जैसे यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर की तरफ बना देती हूँ। इधर क्या बना लेंगे, एक कोशिका, और इसके अंदर का जो डीएनए वाला पदार्थ है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। बाकी कोशिका एक ही हो जाएगी, कोशिका एक बन जाएगी, लेकिन जो डीएनए है वो क्या है, जुड़कर द्विगुणित हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक कोशिका बन गई, ठीक है। ये एक कोशिका फिर क्या करेगी, विभाजन करेगी। जैसे यहाँ से काटे ये विभाजन कर गई, फिर वापिस और काटे, तो इस तरह से कई सारी क्या बना देगी, बहुत सारी ऐसे कोशिकाएं बना देगी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बहुत सारी कोशिकाएं बना दी और एक ऐसी संरचना बना दी, कहाँ, स्थल पर जाकर, जिसको हम क्या कहते हैं, बीजाणुद्भिद कहते हैं, ठीक है। जिसको हमने क्या नाम दिया, बीजाणुद्भिद। क्यों, क्योंकि बीजाणुद्भिद क्या है, द्विगुणित है, और युग्मनज जो बना था वो कैसा बना था, द्विगुणित बना था, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बन गया, बीजाणुद्भिद जो कैसा है, द्विगुणित। अब आगे देखो, इस बीजाणुद्भिद के अंदर, जैसे मैंने ये क्या बताई, बीजाणुद्भिद, इसके अंदर क्या पाई जाती है, बीजाणु मात्र कोशिका, जो कैसी होती है, द्विगुणित, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके फल स्वरूप क्या बनेंगे, बीजाणु। जैसे मैंने यहाँ ये दिखाया ना, डैश डैश से बहुत सारे ऐसे क्या बन जाएंगे, बीजाणु। और बीजाणु कैसे होंगे, अगुणित। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। तो अब याद रखना, बीजाणु जो है क्या, ये बीजाणु जो अगुणित है वो कहाँ पर स्फुटित होकर कहाँ गिर गए थे, इस स्थल पर। इस स्थल पर क्या हो जाएंगे, इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी और ये क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, और अंकुरित होकर क्या बना लेगा, मुख्य पादप शरीर। जैसे मैंने यहाँ दिखाया, मुख्य पादप शरीर बना लेगा, जो कैसा है, युग्म कोदविद। क्यों, क्योंकि बीजाणु की यहाँ कैसा है, अगुणित है, युग्म कोदविद, ठीक है। तो क्या इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इस पीडी एकांतन से देखो, ऐसे पूछेंगे कि जो ब्रायोफाइट का जीवन चक्र है उसके अंदर बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है, अगुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित, ऐसे करके दे देंगे। तो आपको याद रखना है बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित। और ऐसे पूछे बीजाणु कैसे होते हैं, अगुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित, कैसे होते हैं, अगुणित, ठीक है। युग्म कोदविद पीढ़ी कैसी होती है, अगुणित। बीजाणुद्भिद पीढ़ी कैसी होती है, द्विगुणित, ठीक है। और ये जो युग्म कोदविद, ऐसे पूछ ले, जो बीजाणुद्भिद कोशिका है, यानी बीजाणुद्भिद जो बना, ठीक है, जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी है वो किस पर परजीवी है, किस पर है, इस युग्म कोदविद पर। किस पर है, युग्म कोदविद पर। किसके लिए, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन, यानी ये भोजन के लिए, सीधा सा याद रखो आप तो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, यानी ये भोजन स्वयं नहीं बना सकती। स्वयं नहीं बनाएगी तो ये यहाँ से भोजन लेगी तथा साथ में क्या, रहने के लिए आवास लेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब हम इनके आगे के जो ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण, ठीक है। जैसे हमने थैलोफाइटा का वर्गीकरण देखा, शैवाल कितने, 3 भागों में थे, कौन से, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। वैसे ही ये ब्रायोफाइटा भी क्या है, 2 भागों में विभाजित है।
कौन कौन सा? एक आपका लीवरवर्ट और एक आपका क्या है, मोस। एक लीवरवर्ट और एक मोस, ठीक है। अब देखो लीवरवर्ट, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसका कि इसका नाम लीवरवर्ट क्यों पड़ा, इसका लीवरवर्ट क्यों नाम पड़ा, ठीक है। देखो लीवर, लीवर किसे कहते हैं? लीवर अपने शरीर के अंदर एक अंग है ना। लीवर वो कहाँ पाया जाता है कि जो अपना मध्यपट यानी डायफ्राम जो होता है, उस डायफ्राम के निचले भाग में पाया जाता है, ठीक है, लीवर। अगर लीवर से नहीं समझोगे तो जिगर तो समझ लोगे, जैसे तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, आम भाषा में बोला जाता है जिगर, ठीक है। तो जिगर किसे कहते हैं? लीवर, ठीक है। इसकी संरचना कैसी होती है? देखो ये डायफ्राम है, इस डायफ्राम के नीचे क्या पाया जाता है? इस तरह से इस संरचना का क्या पाया जाता है? लीवर पाया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या पाया जाता है? लीवर होता है। तो इस लीवर समान संरचना होने के कारण कि ये जो लीवरवर्ट है, इस लीवर के समान संरचना होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? लीवरवर्ट। वर्ट, लीवर यानी ये लीवर हो गया, वर्ट का अर्थ है फूली हुई संरचना, फुलावटी, ठीक है। वर्ट यानी फुलावटी, फुलावटी जैसे फूला हुआ लीवर, तो ऐसे क्या कहेंगे? फूले हुए लीवर के समान इसके शरीर की जो संरचना होती है, इसके कारण इसको लीवरवर्ट कहते हैं। अब देखो लीवर की जो कोशिकाएं हैं उसको बोला जाता है हिपेटिक कोशिका। क्या बोला जाता है? हिपेटिक कोशिका। उसके नाम पर इसका नाम है हिपेटिकोप्सिडा। इसको क्या बोला जाता है? एक दूसरा नाम है हिपेटिकोप्सिडा। ये भी याद रखना, पूछ लेते हैं। हिपेटिकोप्सिडा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? लीवरवर्ट को ही कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, अब ये सबसे पहले इसके हम सामान्य लक्षण देख लेते हैं। तो इसके सामान्य लक्षण की यदि बात करें तो पहला क्या है? शरीर लीवर के समान होता है और कैसा होता है? फुलावटी होता है, ठीक है। अब देखो एक इसका एग्जाम्पल है रिक्सिया। क्या है? रिक्सिया। इस रिक्सिया के अंदर क्या है? आकृति तो कैसी होगी? आकृति तो लीवर के समान होगी, लेकिन वो क्या है? फूला हुआ नहीं होगा। कैसा? फूला हुआ नहीं होगा, चपटा होगा। अब कैसे? कि जैसे एक तो क्या है? डिब्बा मान लो, ठीक है। एक जैसे कार्टून जैसे होता है ना, डिब्बा मान लो, ठीक है। और एक पतला जैसे पेज। देखो आकृति तो दोनों की कैसी है? सेम आयत या वर्ग के समान है, लेकिन वो क्या है? फूला हुआ डिब्बा, और वो चपटी जैसी संरचना। कागज क्या होगी? चपटी जैसी संरचना। तो वैसे ही जो रिक्सिया है उसकी आकृति कैसी होगी? चपटी होगी। और ये जो बाकी सभी जो है लीवरवर्ट, वो कैसे होंगे? फुलावटी होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, पूछ लिया जाता है कि रिक्सिया की आकृति कैसी होती है? लीवर और चपटे लीवर के जैसी, ठीक है। फुलावटी लीवर के जैसी नहीं, चपटे लीवर की जैसी। अब देखो, अब मैं बताती हूँ, जैसे ये इसकी क्या होगी? संरचना। ये वहीं पाए जाएंगे, जैसे ये क्या है? ये स्थल, और ये आपका क्या है? जल है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इसकी संरचना किस तरह से होगी? जैसे ये बना दी मैंने लीवर के जैसी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? क्या इसके मूल सम संरचना पाई जाएगी? हाँ, इसके अंदर क्या है? मूल सम संरचना पाई जाती है, ठीक है। उस मूल सम संरचना को बोला जाता है राइजोड। क्या कहते हैं? राइजोइड, ठीक है। क्या कहेंगे? जैसे इस तरह से क्या होगी, मैं रेड कलर से दिखा देती हूँ। इस तरह से क्या होगी? मूल सम संरचना होगी, ठीक है। मूल सम संरचना, जैसे ये मैंने 3 मूल सम संरचना बनाई है, ठीक है। इसके अंदर केंद्रक भी होगा और कोशिका द्रव्य यानी जीव द्रव्य भी होगा, ठीक है। तो अब याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, कि ये जो लीवरवर्ट का जो मूल सम संरचना राइजोइड पाया जाता है, वो कैसा होता है? एकल कोशिकीय होता है। यानी ये क्या है? एक ही कोशिका है, बहु कोशिकीय नहीं है। ये कैसा है? एक कोशिकीय है। इसके क्या इसके अंदर पर्ण सम संरचना पाई जाती है? तो इसके अंदर पर्ण सम संरचना नहीं पाई जाती है। लेकिन एक अपवाद है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना कि पोरेला एकमात्र, जैसे देखो मैंने क्या लिखा है? एकमात्र, यानी सिर्फ एक ही लीवरवर्ट के अंदर एक ऐसा पादप है, सिर्फ एक ही यही पादप है। कौन? पोरेला, जो क्या है? जिस लीवरवर्ट के अंदर क्या है? पर्ण सम संरचना। जैसे यहाँ ऊपर की तरफ क्या पाई जाएगी? पर्ण सम संरचना पाई जाएगी, ठीक है। ये एकमात्र, ये मैं हटा देती हूँ क्योंकि पूरे सभी लीवरवर्ट में नहीं पाई जाती। सिर्फ मैंने क्या कहा? एकमात्र लीवरवर्ट के अंदर क्या है? एकमात्र लीवरवर्ट के अंदर पाई जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसका बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर पूर्ण परजीविता दर्शाता है। नहीं समझ में आया?
मैं समझाती हूँ। देखो ये लीवर वर्ट है, ठीक है, और यहाँ मैं मोस का भी बता देती हूँ साथ में, दोनों के अंतर से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये क्या है, इसका मुख्य पादप, ये किसका है, इस लीवर का मुख्य पादप, और ये भी क्या है, इस मोस का मुख्य पादप, ठीक है। ये कैसा है, अगुणित, ये कैसा है, अगुणित। हमने क्या देखा, इनके अंदर क्या पाई जाती है, इनके अंदर मादा जननांग तथा नर जननांग, ठीक है, जिससे क्या होगा, यहां से अंड तथा पुंमग दोनों क्या करेंगे, संलयन करेंगे, और एक क्या बनाएंगे, एक बीजाणुद्भिद बना देंगे। क्या बना देंगे, बीजाणुद्भिद, ठीक है। अब देखो यहां भी क्या होगा, यहां भी आपका दो जो नर अंड तथा पुंमग दोनों ये संलयन करेंगे, ये भी क्या बना देंगे, बीजाणुद्भिद, क्या बना देंगे, बीजाणुद्भिद, ठीक है। अब देखो अब अंतर क्या हुआ कि दोनों में सेम है, यहाँ भी ये मादा युग्मकोद भी मादा जनन अंग, मादा लैंगिक जनन अंग तथा नर लैंगिक जनन अंग दोनों संलयन करके क्या बना रहे, युग्मनज। यहाँ भी युग्मनज बना रहे हैं, और युग्मनज के फल स्वरूप दोनों में क्या बन रहा है, बीजाणुद्भिद। फिर अंतर क्या हुआ, अंतर ये है कि देखो ये बीजाणुद्भिद हमने इसके सामान्य ब्रायोफाइट के सामान्य लक्षण के अंदर पढ़ा था कि ये जो बीजाणुद्भिद है ये क्या है, दूसरा जो क्या है आपका ब्रायोफाइट है, जो युग्मकोद्भिद मुख्य पादप शरीर है, उस पर जाकर क्या करेगा, उस पर जाकर जैसे यहाँ ये बना ना, ये बीजाणुद्भिद जाकर यहाँ क्या है, इस पे आवास तथा भोजन के लिए क्या हो जाएगा, परजीवी, यानी ये इसके ऊपर जाकर चिपक जाएगा, किसके लिए, किसके लिए चिपक जाएगा, आवास तथा भोजन के लिए, ठीक है। क्या है, आवास तथा भोजन के लिए, कौन, लीवर वर्ट का बीजाणुद्भिद, किसका, लीवर वर्ट का बीजाणुद्भिद। अब देखो बीजाणु, इस मोस का बीजाणुद्भिद जो है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी जैसे ये क्या बना, बीजाणुद्भिद, और ये बीजाणुद्भिद क्या हो गया, यहां आकर चिपक गया। अब अंतर क्या हुआ, आप बोलोगे मैडम यही सेम सेम बता रहे हो, तो फिर इन दोनों में लीवर और मोस में अंतर क्या हुआ, पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इसके अंदर अंतर क्या है कि ये जो बीजाणुद्भिद हमने क्या देखा, यहाँ आवास तथा भोजन दोनों के लिए, यानी पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण रूप से निर्भर है किस पे, युग्मकोद्भिद पर, किस पर, देखो ध्यान से सुनो, यानी कि ये जो बीजाणुद्भिद बना ये न प्रकाश संश्लेषण कर सकता है और न ही यह क्या है, आवास प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो ये आवास तथा भोजन के लिए किसके पास जाएगा, इस युग्मकोद्भिद के पास, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको घर से निकाल दिया गया है, ना उसके पास भोजन है और ना उसके पास क्या है, रहने के लिए आवास है, तो फिर वो क्या करेगा भाई, वो किसी दोस्त, जैसे उसको क्या, उसका दोस्त मिल गया, ठीक है, तो उसका दोस्त मिल गया तो उसके दोस्त के पास जाएगा, उसके दोस्त के पास जाएगा, और वो उस दोस्त उसको क्या देगा, भोजन भी देगा और रहने के लिए आवास भी देगा। तो वो व्यक्ति क्या होगा, पूर्ण रूप से उस दोस्त पे क्या हो गया, डिपेंड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है कि यह बीजाणुद्भिद जो है ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। अरे भाई ये क्या हो गया, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, यानी ये भोजन अपना खुद बना लेगा, ये क्या कर लेगा, भोजन अपना खुद बना लेगा। तो फिर ये इस पे क्यों जाएगा, क्योंकि ये आवास के लिए, ये सिर्फ क्या है, आवास के लिए इस युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है। जैसे एक व्यक्ति मैंने बताया कि वो पूर्ण रूप से जिसके पास भोजन भी नहीं, एक व्यक्ति जिसके पास माना उसके पास भोजन है, खाने के लिए भोजन है, या फिर ये कह सकते हो कि उसके पास अपनी जॉब है, कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन उसके पास रहने के लिए रूम नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी दोस्त के घर जाएगा, रहने के लिए रूम ले लेगा वहां से, लेकिन भोजन अपना खुद बनाएगा। तो वो क्या हो गया, अर्ध निर्भर, यानी पूर्ण रूप से डिपेंड नहीं है, आधा डिपेंड है। और वो दूसरा व्यक्ति जिसके पास न भोजन है और न उसके पास रहने के लिए आवास है, तो वो क्या है, पूर्ण रूप से डिपेंड है। अब बताओ मेरे को, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया। देखो कि जो लीवर वर्ट का जो बीजाणुद्भिद है वो पूर्ण रूप से डिपेंड रहता है, पूर्ण रूप
रूप से निर्भर रहता है युग्मकोद्भिद पर। लेकिन मोस का जो बीजाणुद्भिद है वो क्या है, आधा डिपेंड, आधा निर्भर रहता है किस पे, इस युग्मकोद्भिद पर। क्यों? क्योंकि ये भोजन स्वयं बना लेता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ, इसको याद रखना, भूल मत जाना। ये दोनों, ये देखो ये दोनों पॉइंट मैं दिखा रही हूँ आपको, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो चीज जहां थोड़ी सी अलग होती है वहीं से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, अब आपको समझ में आ जाएगा सब ये क्या है, कि इसका बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर पूर्ण परजीविता दर्शाता है। देखो पूर्ण रूप से परजीवी, यानी ये क्या है, दूसरे पर जाकर रह रहा है तो परजीवी तो है। जैसे अपने सिर के अंदर क्या है, जूं होती है ना, वो जूं छोटी छोटी, वो आके चिपक जाती है, वो क्या कर रही है, वो रहने के लिए आवास भी ले रही है और अपना खून भी चूस रही है, यानी वो दोनों भोजन भी ले रही है और क्या कर रही है, आवास भी। तो वो जूं क्या कहलाएगी, परजीवी। वैसे ही ये क्या है, परजीवी। तो पूर्ण परजीविता दर्शाता है। देखो ये बिल्कुल याद रखना, भूल मत जाना कि पूर्ण परजीविता दर्शाते हैं कौन, लीवरवर्ट का जो बीजाणुद्भिद है वो युग्मकोद्भिद पर पूर्ण रूप से डिपेंड है, पूर्ण परजीविता दर्शाता है। ठीक है, इसके बीजाणु, अब देखो इसके बीजाणु अंकुरित होकर प्रत्यक्ष विकास यानी सीधे युग्मकोद्भिद। नहीं समझ में आया, अब बताती हूँ कि जैसे ये क्या हुआ, देखो बड़ा ही इंटरेस्टदार है, सब समझ में आ जाएगा। आप धीरे ध्यान से पढ़ोगे ना, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना या दो बार तो देखना ही इसको, थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, लेकिन आप बार बार, मैंने क्या कहा, बार बार करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, कि यदि आप बार बार अभ्यास करोगे, लगातार अभ्यास करोगे तो आपका निश्चित ये सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इससे यहाँ क्या है, बीजाणु, और यहाँ जो ये युग्मकोद्भिद के ऊपर क्या था, बीजाणुद्भिद। देखो इसके अंदर सूत्री विभाजन दोनों के अंदर होगा, ये प्रकाश संश्लेषण करता है तो क्या हुआ, ये क्या है, अर्धसूत्री विभाजन तो करेगा, इसकी बीजाणु मात्र कोशिका है वो क्या करेगी, विभाजन करेगी, और इससे क्या निकल के आ गया यहाँ, माना ये यहाँ क्या आ गया, बीजाणु। ये क्या है, दोनों बीजाणु। ठीक है, ये दोनों क्या है, बीजाणु। अब यहाँ ये बीजाणु क्या हो जाएगा, ये जो बीजाणु है ये एक नया पादप शरीर बना लेगा। क्या कर लेगा, एक नया पादप शरीर जो मुख्य पादप शरीर के समान, यानी युग्मकोद्भिद बना लेगा। क्या, डायरेक्ट। लेकिन देखो यहाँ यह डायरेक्ट नहीं बनाएगा, यहाँ यह डायरेक्ट नहीं बनाएगा, एक अलग संरचना यहाँ बनाएगा और फिर वो संरचना आगे जाएगी। देखो अभी नहीं बताऊंगी संरचना, थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, बताऊंगी आज ही, टेंशन मत लो, लेकिन मैं ये जब हम मोस का पढ़ेंगे अभी तब बताऊंगी कि ये सीधा क्या है, इन्होंने क्या है, एक और बनाएगा, ये एक और संरचना बनाएगा, उसके बाद क्या है, आगे क्या बनाएगा, ये मुख्य पादप शरीर बनाएगा। क्या बनाएगा, मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद। वो देखो कैसी होती है ये संरचना, इस तरह से होती है, जैसे एक सूखे हुए पेड़ की जो पत्तियां हट जाए शाखा जैसी, ऐसी दिखती है। ठीक है, वो हम सब पढ़ेंगे कि इसको क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ याद रखो कि इन्होंने, इस बीजाणु ने डायरेक्ट क्या बना लिया, सीधा क्या बना लिया, क्या बना लिया, युग्मकोद्भिद। लेकिन यहाँ इस बीजाणु ने क्या किया, एक अलग संरचना बनाई और फिर उसके बाद क्या है, बीजाणुद्भिद क्या बनाया, सॉरी युग्मकोद्भिद। उसके बाद इस बीजाणुद्भिद ने क्या बनाया, युग्मकोद्भिद। ठीक है, अब देखो यहाँ इस पॉइंट पे आओ कि इनके बीजाणु अंकुरित होकर प्रत्यक्ष विकास करते हैं। प्रत्यक्ष विकास कैसे, इसके बीजाणु सीधे ही किसमें बदल जाएंगे, युग्मकोद्भिद में, सीधे युग्मकोद्भिद, यानी प्रत्यक्ष विकास हो जाएगा। इनका सीधा विकास कैसे हो जाएगा, इसके अंदर, इस युग्मकोद्भिद। चलो देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो अपन क्या पढ़ते हैं, उभयचर। मेंढक नहीं पढ़ते क्या, जैसे मेंढक क्या होता है, मेंढक जब जनन करता है, लैंगिक जनन करता है, तो उसके बाद जब वो युग्मनज के बाद जो बनती है एक संरचना, जिसको हम क्या कहते हैं, टैडपोल लार्वा कहते हैं। ठीक है, अब देखो मेंढक में पूंछ होती है, नहीं होती ना, लेकिन टैडपोल लार्वा में क्या होती है, पूंछ होती है। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे विकास करेगा तो वो पूंछ क्या हो जाएगी, हट जाएगी और एक मेंढक
अपने मात्र मेंढक के समान एक नया मेंढक बन जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब देखो, अब मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर जो नवजात शिशु होता है, क्या वो सेम बड़े मनुष्य के समान नहीं होता? क्या उसके दो कान नहीं होते? क्या दो आंखें नहीं होती? क्या वो एक मुंह नहीं होता? क्या हाथ पैर नहीं होते? सब चीज जैसी की जैसी होती है। माना वो छोटा है, लेकिन है तो पूरे बड़े मनुष्य के समान ही है। तो वही बात है कि क्या अलग है, या फिर कि नहीं भाई छोटा शिशु जो है उसके 4 आंख होती हैं, एक कान होता है, 2 नाक होती हैं, ऐसा नहीं होता ना। क्या होता है कि जो उससे मतलब एक मनुष्य है कि जब वो छोटा जन्म हुआ, विकास हुआ, तब वो भी माता के कोशिका के समान था और बड़ा होता गया, उसमें विकास होता गया। क्या हो गया? डायरेक्ट विकास हुआ। क्या हुआ? प्रत्यक्ष विकास हुआ। लेकिन एक मेंढक के अंदर एक बीच में एक संरचना घुस गई। कैसी? टेडपोल लार्वा, जिसके अंदर क्या पाई जाती है? पूंछ। वैसा ही ये है, जैसे मनुष्य का विकास हुआ, इस तरह से ये समझ लो कि यहाँ सीधा डायरेक्ट क्या बन गया, इस बीजाणु से क्या बन गया? युग्मकोद्भिद। और यहाँ क्या हुआ कि डायरेक्ट नहीं बना, यानी टेडपोल लार्वा के समान, यानी एक नई संरचना बनी। इस संरचना से फिर किसका विकास हुआ? किसका विकास हुआ? युग्मकोद्भिद का। ठीक है, अब देखो, अब आगे हैं 6ठा नंबर। इसमें अलैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। देखो अलैंगिक जनन, देखो लैंगिक जनन तो जो मैंने बताया ये ही है सेम। तो क्या अब यदि पूछे कि इसमें अलैंगिक जनन होता है? हाँ होता है। कब? कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए। कैसे? कि प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, कि जैसे इनको जल नहीं मिल रहा हो, है ना, जल नहीं मिल रहा, तो ये लैंगिक जनन कैसे करेगा? ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा? जल नहीं मिलेगा या फिर और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियां, तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इनको क्या चाहिए? नमी चाहिए, छायादार स्थान चाहिए। लेकिन जब तापमान बढ़ जाएगा, जल नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगी? प्रतिकूल परिस्थितियां। उसमें क्या करेगा? जैसे ये क्या है? ये लिवरवर्ट है, ये क्या बना लेगा? उसमें ये कपनुमा संरचना बना लेगा। जैसे ये मैंने क्या दिखाई? कपनुमा संरचनाएं बना लेगा। ठीक है, उस संरचना के अंदर ये संरचना जो कपनुमा संरचना बनी है ना, इसको क्या कहेंगे? जेमा कप कहेंगे। क्या कहेंगे? जेमा कप। ठीक है, ये जेमा कप के अंदर क्या है? एक हरे रंग की संरचना बनेगी, कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, क्या बनेगी? हरे रंग की। इसको हम कहेंगे जेमा। ये जेमा याद रखना कैसे कलर का है? हरे कलर का। ठीक है, इस जेमा के अंदर ये संरचना बनी। ठीक है, फिर जब अनुकूल परिस्थिति, याद रखना, भूल मत जाना कि जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तब ये क्या है? ये जेमा बाहर निकल आएंगे, कि जैसे यहाँ निकल आएंगे बाहर, और ये क्या कर देंगे? ये एक नया पादप पैदा कर देंगे, एक नया लिवरवर्ट बना देंगे। ठीक है, कब? जब अनुकूल परिस्थिति। देखो भाई, जब प्रतिकूल परिस्थिति होगी तब तो ये कैसे बनाएंगे? कि ये प्रतिकूल परिस्थिति होती तो क्या कर लेते? लैंगिक जनन नहीं कर लेते ना। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति है तो क्या है? इन्होंने कपनुमा संरचना बनाई, और उस कपनुमा संरचना के बाद जब अनुकूल परिस्थितियां आएगी तो ये क्या कर लेंगे? ये बाहर आ जाएंगे, ये यहाँ से झड़ के नीचे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद ये क्या है? एक नया पादप शरीर युग्मकोद्भिद बना लेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका लिवरवर्ट। अब एक लास्ट इसका पॉइंट रहता है कि इसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया। क्या है? मार्केंसिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। निम्न में से लिवरवर्ट का एग्जाम्पल है या लिवरवर्ट है? तो मार्केंसिया क्या है? लिवरवर्ट। अब देखो लिवरवर्ट के मैंने कितने एग्जाम्पल बता दिए। एक आपका रिक्सिया जो चपटे लीवर के समान होता है। ठीक है, दूसरा पोरेला जिसके अंदर एक मात्र लिवरवर्ट, याद रखना कैसी? पर्ण सम संरचना होती है। ठीक है, फिर देखो पूर्ण परजीविता, यानी अपने एग्जाम्पल कितने देख लिए? इसके अंदर मार्केंसिया, रिक्सिया और पोरेला, यानी 3 एग्जाम्पल याद रखना किसके? इस लिवरवर्ट के। अब हम देखते हैं मोस। देखो मोस में क्या होगा? मैंने क्या कहा? इस तरह से ये क्या है? इसका पादप शरीर थैलस नुमा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इसके नीचे क्या पाए जाते हैं? राइजोइड। क्या पाए जाते हैं? राइजोइड। ठीक है, और इसके ऊपर क्या पाई जाती हैं? पर्ण सम संरचनाएं। ये है एक मोस का क्या? पादप शरीर। अब देखो मोस में क्या है? मुख्य पादप शरीर में 3 संरचनाएं पाई जाएगी। कैसी? मूल सम संरचना, और क्या पाई जाएगी? इसकी तना सम संरचना। इसको क्या कहेंगे?
तनासम, ये मैंने जो पहले इसके ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षण बताए वहां पूरा डिटेल से बताया। ये क्या है? तनासम। और ये क्या है? मूलसम। ठीक है। और ये जो ऊपर पत्ती नुमा संरचना, पत्ती नहीं है लेकिन पत्ती के समान संरचना है, इसको हम क्या कहेंगे? पर्णसम संरचना। यानी इसका मुख्य पादप शरीर है वो मूलसम होगा, पर्णसम होगा, तनासम होगा। लेकिन यहाँ लीवर वर्ट में क्या था? यहाँ सिर्फ क्या था कि लीवर वर्ट का जो है उसमें मूलसम संरचना तो पाई जाती है, लेकिन क्या है? पर्णसम संरचना नहीं पाई जाती है, तनासम संरचना नहीं पाई जाती है। इसका आकार कैसा है? ऐसे है, चपटा, लीवर के समान, फुलावटी। चपटा तो इसमें पाया जाता है, रिक्शिया में कैसा? फुलावटी। तो ये क्या, ये आपको तनासम संरचना दिख रही है? नहीं ना। तो इसमें तनासम संरचना नहीं थी, सिर्फ मूल सम संरचना थी, जिसको क्या राइजोइड का था। और कैसे थे? एकल कोशिकीय थे। अब देखो, याद रखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो मूल सम संरचना है इसको हमने क्या नाम दिया? राइजोइड। राइजोइड ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। लीवर वर्ट के कैसे थे? एकल कोशिकीय, लेकिन ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये लीवर वर्ट और मोस में ये मुख्य अंतर है। अब देखो, बीजाणुद्भिद युग्म कोदभिद पर अर्ध परजीविता। देखो, इसके भी ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। कि बीजाणुद्भिद, देखो यहाँ हमने ये मैंने पूरे दोनों को दोनों आपको डिटेल से बता दिए। कैसे? कि ये क्या है? डायरेक्ट, ये लीवर वर्ट का बीजाणुद्भिद डायरेक्ट किसमें बदल रहा था? युग्म कोदभिद में। लेकिन यहाँ एक क्या है? एक संरचना बन रही है और फिर आगे जाकर क्या है? युग्म कोदभिद में बदल रही है। ठीक है। और एक क्या था कि यह पूर्ण क्या था? पूर्ण परजीविता। यानी यह ना तो भोजन बना सकता था, ना आवास था इसके पास। यानी एक व्यक्ति जो घर से निकाल दिया गया है, ना उसके पास भोजन है ना आवास है, तो वो दोस्त के घर जाकर क्या कर रहा था? पूर्ण रूप से उस पर निर्भर था। ठीक है। लेकिन यहाँ मोस के अंदर क्या होता है कि उस एक व्यक्ति जिसके पास जो यानी कार्य करने के बाद जो खाना तो खा सकता है, कमा सकता है, लेकिन रहने के लिए आवास नहीं है, तो वो अपने दोस्त के पास जाएगा, रहने के लिए आवास लेगा, लेकिन भोजन स्वयं बनाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण। तो ये क्या हुआ? अर्ध परजीवी हुआ कि नहीं हुआ? कि आधा परजीवी है, आधा खुद पर डिपेंड है। अब देखो, दोनों के दोनों पॉइंट यही है बस। बीजाणुद्भिद युग्म कोदभिद पर अर्ध परजीविता दर्शाता है, केवल आवास के लिए। किसके लिए? केवल आवास के लिए। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करके भोजन स्वयं बना सकता है। अब देखो, लीवर वर्ट के बीजाणुद्भिद से इसका बीजाणुद्भिद मोस का बीजाणुद्भिद ज्यादा विकसित होता है। कैसे? देखो, लीवर वर्ट का जो बीजाणुद्भिद है, ठीक है, लीवर वर्ट का बीजाणुद्भिद से इसका मोस का बीजाणुद्भिद ज्यादा विकसित होता है। कैसे? कि देखो, यहाँ ये क्या बना? बीजाणु। ठीक है, ये क्या? बीजाणुद्भिद पीढ़ी है। फिर ये क्या होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ खुद स्वयं क्या कर सकता है? प्रकाश संश्लेषण कर सकता है और ये एक संरचना बनाएगा। यानी विकसित क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, यानी अपना भोजन स्वयं बना रहा है। अब देखो, हम किसको ज्यादा बढ़िया मानेंगे कि एक व्यक्ति कि उनके हाथ पैर है लेकिन वो खाना क्यों नहीं बना रहा है? ये पूरा का पूरा अपने दोस्त पे डिपेंड क्यों है? क्या उसको हम विकसित कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। लेकिन एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है? अपना भोजन तो बना रहा है लेकिन रहने के लिए आवास नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो विकसित कहेंगे। इसलिए कि यदि हम इसके बीजाणुद्भिद और इस मोस के बीजाणुद्भिद की यदि बात करें तो मोस का बीजाणुद्भिद ज्यादा विकसित होता है। ये अंतर याद रखना। और एक क्या है कि ये इनडायरेक्ट रूप से अप्रत्यक्ष क्या होता है? इसका बीजाणु अंकुरण के बाद अप्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? विकसित होता है इसका मोस का बीजाणु अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? कि जैसे मैंने क्या कहा कि ये संरचना, अब बताऊंगी ये संरचना क्या थी। जैसे ये क्या? युग्मनज बना। ठीक है, इस युग्मनज के बाद क्या बना? जो बीजाणुद्भिद बना उससे एक संरचना बनेगी इस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा? इस तरह से टहनी शाखाएं दिख रही है ना, शाखा जैसी क्या बनेगी? ये संरचनाएं बनेगी। ठीक है, फिर क्या होगा? ये एक शाखा जो है वो टूट के नीचे गिर जाएगी और इससे क्या बन जाएगा? इसे क्या बन जाएगा? युग्म कोदभिद, मुख्य पादप शरीर। ठीक है, तो देखो ये जो बीच में संरचना बनी, इस संरचना को हम कहेंगे प्रोटोनिमा। याद रखना, भूल मत जाना, इसको हम क्या कहेंगे?
प्रोटोनीमा, ये क्या है, प्रथम तंतु, किसका, मोस का प्रथम तंतु जो बना उसे क्या कहेंगे, प्रोटोनीमा। फिर उसके बाद क्या बनेगा, मुख्य पादप शरीर युग्म पोध। ठीक है, अब देखो, अब इसके क्या है एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। क्या, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम। ये क्या है, यूरोप में, याद रखना स्फेग्नम जो है इसका उपयोग क्या किया जाता है, यूरोप में कपास के समान किया जाता है। स्फेग्नम का यूरोप में कपास के समान क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। पूछ लिया जाता है कि यूरोप में कपास के समान निम्न में से किस ब्रायोफाइट्स का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, लीवरवर्ट का। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। यदि कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मैडम आप स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दिया करो। ठीक है, तो आप बेझिझक होकर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हमारा आगे क्या बच गया, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एक पूछ रहे थे कि कवक, फंजाई, फंजाई जो है थेलोफाइटा का सदस्य नहीं है। थेलोफाइटा मैंने पूरा डिटेल से बता दिया है। कवक हम पढ़ेंगे, कवक इसके अंदर दिया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर, शैवाल, कवक, लाइकेन। ठीक है, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो हम क्या है, कवक कहाँ पढ़ेंगे, कवक हम पादप जगत का वर्गीकरण जहाँ पढ़ेंगे, या फिर मैं ये पूरा करवाने के बाद, ये चैप्टर करवाने के बाद एक वीडियो अलग से कवक का बनाऊंगी, उसके साथ में लाइकेन का भी बनाऊंगी। क्योंकि कवक अपने आप में एक अलग जगत रखता है। मैंने क्या कहा, 5 जगत बताए थे, वही टेकर की 5 जगत प्रणाली बताई, जिसमें मैंने क्या बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और आपका एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया। तो देखो, प्लांटी और एनिमेलिया, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब देखो फंजाई कहाँ आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है ना जगत में, तो ये अपने आप में क्या हो गया, जगत अलग हो गया। प्लांटी क्या है, प्लांटी में शैवाल आते हैं, और क्या आते हैं, ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट आते हैं, और क्या आते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इस तरह आप अंतर करना थोड़ा सा सीखो, कि आप ये मत सोचो कि ये कवक जो है शैवाल के अंदर आता है, क्योंकि फिर वो सब गड़बड़ी हो जाती है। आप देखा करो कि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि आप अपने माइंड के अंदर रहो, आंखें बंद करके देखो कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या सीखा, ये कहाँ पढ़ा। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर आते ही पूरा दोहरान करती हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, वनस्पति जगत। वनस्पति जगत के कितने, 2 भाग, कौन कौन से, क्रिप्टोगैम्स, फिनेरोगैम्स। तभी तो मैं पूरा आपको दोहरान करती हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज मत हो कि शैवाल, कवक सब एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। हम पढ़ेंगे डिटेल से, शैवाल का, कवक का भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, और कोशिका वाला यदि आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं बोर्ड पे बताऊंगी, क्योंकि मैंने ये सोचा टाइम कम है तो साथ साथ में ये कोशिका वाला चैप्टर ऐसे चला दूं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बोर्ड पे भी बता दूंगी। ठीक है, ओके, टेक केयर।